ओके, चलिए शुरू करते हैं। 35 years PYQ ऑफ नीट। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। इसका जो फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन जो है, यानी जो ओमेगा और वी को रिलेट करता है, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। फॉर्मूला भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर आर इज द radius and omega is the angular velocity and v is the linear velocity। थोड़ा सा इस पे और डिटेल करते हैं। जैसे अगर ये r है और कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, ये लीजिए वेलोसिटी है, तो इसमें r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ओमेगा जो है सेम रहेगा, ओमेगा चेंज नहीं होगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले के हिसाब से वो सोचते हैं कि अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर आर अलग अलग है तो ओमेगा भी अलग होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर आर चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से वी भी चेंज होगा, जिससे कि ओवरऑल ओमेगा चेंज नहीं होगा, है ना। ओमेगा आर के साथ चेंज नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि दोनों सेम रेशियो में चेंज होते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। भी पूछ रहा है इफ आर इज इक्वल टू दिस एंड ओमेगा दिस। मैं एक ही क्वेश्चन दिया वी और आर पे, जो आया नहीं है नीट में ज़्यादा, इसलिए क्वेश्चन ही अगर कोई होगा तो बाद में देख लेंगे। तो अभी देखिए वी इज इक्वल टू आर की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है। जैसे तो वी इज इक्वल टू, जैसे हमने बताया आर ओमेगा, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओमेगा क्रॉस आर, आर क्रॉस ओमेगा होता है कि ओमेगा क्रॉस आर। वी वी इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। रोटेशन में अब यहाँ से ये रोटेशन स्टार्ट है। सेंटर ऑफ मास और रोटेशन एक तरह से सेम ही सिमिलर हैं चैप्टर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, इसमें दोनों आ जाते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो रोटेशन में कहने का ये सेंस है कि आपको वेक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, खास करके क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत ज़्यादा यूज़ है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आपको रिवाइज करा देता हूँ एक क्लियर पेज पे। चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट देख लीजिए। अगर जल्दी से देखना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर यहाँ रिवाइज ही करा देता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। ऑफ वेक्टर्स, देखिए, जैसे अगर ए, कोई वेक्टर ए है एंड कोई वेक्टर बी है, और उनके बीच में एंगल थीटा गिवन है, तो जैसा कि हम डॉट प्रोडक्ट जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कभी कभी एंगल निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट टी डिवाइड में ए बी। ठीक है, और के बीच में जानते हैं कि थीटा अगर 90 रहेगा तो ए डॉट बी जो है 0 हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ अगर चलते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आता है ये स्केलर आता है, स्केलर है, लिए नो डायरेक्शन। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं पूरा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर कोई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है, के बीच में अगर एंगल थीटा गिवन है,
बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन वेक्टर ए बी, ट्रायंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी इक्वल हो जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है यहाँ पे? ये जो एन कैप है सोज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यही डायरेक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले डायरेक्शन समझते हैं, डायरेक्शन होता क्या है। तो देखिए जो ए क्रॉस बी होता है, जैसे ये मान लीजिए ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो एन कैप होता है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन शो करता है, और एन कैप जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर बी। मीन्स जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। जैसे देखिए अभी वेक्टर ए और बी जो है किस प्लेन में लाई कर रहा है? इस बोर्ड पे, इसी बोर्ड पे तो ये मैंने लाइन बनाई है, बोर्ड के बाहर तो कोई लाइन है नहीं, इसी बोर्ड पे ये जो भी है तो इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के बाहर ये पेन होगा। ये पेन जो है पॉइंट आउट कर रहा है बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, तो ये इस पेन के डायरेक्शन में एन कैप का डायरेक्शन होगा। तो हमेशा याद रखें कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है इसका डायरेक्शन। मतलब अगर ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एन कैप किस में हो जाएगा? जेड डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इसको फाइंड आउट भी कैसे करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, है ना। कैन डिटरमाइन बाय, डिटरमाइन बाय राइट हैंड थंब रूल, शॉर्ट फॉर्म लिख दें राइट हैंड थंब रूल। वो भी थोड़ा सा कैसे अप्लाई करते हैं बता देते हैं। देखिए ए क्रॉस बी अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो जो ए वेक्टर है उसके डायरेक्शन में आप अपने पाम को रखेंगे और बी के डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। देखिए इधर है इस डायरेक्शन में पाम, और बी उधर है ना उस साइड ऊपर, तो ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये जो थंब का डायरेक्शन है ये शो करेगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ठीक है। अगर यही बी क्रॉस ए होता, अगर यही बी क्रॉस ए होता, अगर बी क्रॉस ए होता तो जो भी पहले, जैसे हम बी क्रॉस ए अगर निकालें, तो बी फर्स्ट में, जो भी फर्स्ट में होगा उसके डायरेक्शन में पाम करेंगे हथेली को। तो ये बी के डायरेक्शन में ऐसे हथेली किया। अब ए किधर है? नीचे है ना, इधर की तरफ फोल्ड करेंगे फिंगर, तो ये देखो इनवर्ड डायरेक्शन में जो है थंब पॉइंट आउट कर रहा है। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड, इनवर्ड, एंड ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड। ठीक है। तो मैंने सब बता दिया कैसे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, और कैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए देखते हैं। ठीक है। और ये एन कैप जो है क्या है? डायरेक्शन शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे फिर एक चीज बता देते हैं, जैसे आई जे के कैप। मान लीजिए यहाँ आई कैप है, आई कैप, ए कैप, ए कैप। आपको ऐसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूव करना है। तो देखिए आई क्रॉस जे नेक्स्ट बताएगा के, ये क्लॉकवाइज से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। आई क्रॉस जे, आई और जे को क्रॉस किया तो उसके आगे क्या है? के है। अब यही जब उल्टा करेंगे, जैसे जे क्रॉस आई, जब उल्टा इस एरो के रिवर्स चलेंगे तो यही के आएगा लेकिन माइनस के साथ। जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के। ठीक है। ओके। तो आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे। ठीक है। और ऐसे ही करके जैसे आई क्रॉस जे के किया, फिर तो के क्रॉस आई जे हो जाएगा, फिर आई जे के, सब बता ही दिया। मतलब इसी में आपको बताना है, और जब अपोजिट चलेंगे रिवर्स डायरेक्शन में तो माइनस के साथ आएगा। ठीक है। चलिए अब
अब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि वो वेरी यूजफुल है। बार बार आपको पूछेगा उसमें टॉर्क में, क्योंकि टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम है, सब में क्रॉस प्रोडक्ट आना है। तो एक एग्जांपल लेके पहले ही क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि कैसे होता है, तो बार बार वहाँ कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बस बताऊँगा कि इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करना है। चलिए, तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। और मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i, ये रैंडम मैं अपने से डेटा ले रहा हूँ, 2i माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब इनका अगर हमको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट बनाइए ऐसे, और यहाँ पे आई जे पे के, ठीक है। अब उसके बाद आई के साथ जो जो डेटा है वो लिख दीजिए। आई के साथ देखिए यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं दिया है तो मतलब -1, यहाँ आई के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो ये 2 लिख दीजिए। जे के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ 2 लिख दीजिए। जे के साथ यहाँ -2 है तो -2 लिख दीजिए। यहाँ के साथ 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ के साथ +2 है तो यानी 2 लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ये आई को सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, और देखिए जब आई लेंगे तो उसके साथ ये कवर करेंगे, ठीक है। तो आई जे के लिख तो दिया, हाँ। तो आई लेंगे तो आई, जैसे आई लेते हैं तो आई के साथ ये कवर करते हैं, फिर जो नंबर बचे उनमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ये आई को कवर कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन किनके बीच होगा, इनके और इनके बीच। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, ये वाले, फिर ये वाले, ठीक है। ये लाइन सेकेंड और ये लाइन फर्स्ट, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 4, और -2 × 1, यहाँ बीच में -1 पहले ही रहेगा, 2 × 2 4 और इनको मल्टीप्लाई करिए, -2 × 1 तो ये कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो पहले से ही प्लस लिख दे रहा हूँ, +2। अगर कोई गड़बड़ जाए कैलकुलेशन में तो देख लेना, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जे, तो जे को जो है प्लस के साथ नहीं माइनस के साथ लिख दें। देखो यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस और प्लस, तो ये हो गया आई के साथ। जब आई लिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ। अब जे, अब जब जे यहाँ लिखेंगे तो इसके टर्म को हाइड कर देंगे और जो बचेगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिटा देता हूँ। अब जब जे मैंने लिया, इसको हाइड किया, तो ये बचा, तो किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो 2 2 -1, तो 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2, माइनस पहले लगा दीजिए, फिर 2 × 1 2, ठीक है। अब आ जाइए के साथ, तो इसको इस एरो, अब के वाले टर्म को इधर हाइड करेंगे तो ये दोनों बचेंगे, के बीच में मल्टीप्लीकेशन, दिस इज फर्स्ट सेकेंड, ये हो जाएगा 2 × -2 × -1 कितना हो जाएगा, 2 + 2, और ये 2 × 2 4, यानी तो बस इसी को सॉल्व कर देना, कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 आई कैप। ये देखिए 2 और 2 ये भी 4 हो जाएंगे, माइनस, ये माइनस है, ये -4 और ये माइनस यानी +4 जे कैप। ये कितना हो जाएगा, +2 और -4, ये हो जाएगा -2 यानी -2 के। तो ये आंसर आ गया है ना। कुल मिला के कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी जो है वो आ गया आपका 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के। यही प्रोसेस है, अगर कोई कैलकुलेशन हो तो देख लीजिएगा। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस मैं बार बार यूज करूंगा रोटेशन में, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, पेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v = ओमेगा क्रॉस r होता है, तो
आर और ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ओमेगा और आर का। तो ओमेगा, तो वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू, मैं बस यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन अब जैसे पीछे बताया वैसे कर लीजिएगा। ओमेगा इज इक्वल 5i माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। और वेक्टर आर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस के कैप, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने सिमिलर बताया वैसे ही, जैसे अभी बताया कि कैसे क्रॉस भी करते हैं, वैसे ही ओमेगा क्रॉस आर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम पढ़िए लें तब तक। चलो ठीक है, देख लिया। ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ मल्टीप्लाई बाई आर, लेकिन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स के, है ना। एफ और आर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर परपेंडिकुलर नहीं दिया है तो आप उसका कंपोनेंट रिजॉल्व करिए और उसको परपेंडिकुलर में ही लेके आइए। जैसे अगर ये आर है और एफ अगर ऐसे दे दे तो आपको एफ इधर रिजॉल्व करना होगा, है ना। कुछ भी करके एफ और आर हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है हाँ, तो जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी देख लेते हैं आर क्या दे रखा है। आर है हमारा वेन अदर, ये फोर्स हो गया, ये आर हो गया। आर है 2 के कैप और मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, फोर्स क्या है 3j कैप, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 × 3 6, और k इंटू जे क्या हो जाएगा -i। अभी बताया था ना, ये रिवर्स हो गया, अगर जे क्रॉस के रहता तो आई हो जाता, लेकिन के क्रॉस जे है तो माइनस हो जाएगा, तो ये -6i न्यूटन। तो ये जो है ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ द फोर्स, और क्या है, इसको 5 मिनट के लिए देखिए जरा। हाँ, ये दे रखा है, और ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, अबाउट द ओरिजिन, मतलब ये 2 पॉइंट दे रखे हैं इसने। जैसे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये और ये फोर्स है, तो ये भी पीछे वाले फॉर्मूले की तरह ही है, पीछे वाले ही फॉर्मूले की तरह। जैसे इसने क्या दे रखा है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कोई एक ये पॉइंट है, कोई एक ये पॉइंट है, ये r1 वेक्टर हो गया, ये r2 वेक्टर हो गया, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, r2 वेक्टर
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे जो ये दो पॉइंट दे रखा है अलग अलग पोजीशन वेक्टर, तो इन दोनों को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो ये डेल्टा आर आ जाएगा। और जब एक बार डेल्टा आर आ गया तो टॉर्क में अप्लाई कर दीजिए, जैसे टॉर्क होता है ना आर क्रॉस एफ, तो हमको आर ये दोनों को डिफरेंस करने से मिलेगा, और एफ दे रखा है। अच्छा, इसमें अगर और फर्दर अगर डाउट है कि सर अगर वो क्यों कर रहे हैं माइनस, तो देखिए जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये वेक्टर, जैसे ये पोजीशन वेक्टर है तो ये कुछ नहीं है, एक तरह से कोऑर्डिनेट है। तो जब किसी दो पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया हो और उनके बीच का अगर लेंथ निकालना हो तो आपको कोऑर्डिनेट जो है माइनस करने पड़ेंगे, तभी लेंथ आएगा, है ना। तो मैंने पोजीशन वेक्टर दे दिया, ये कोऑर्डिनेट दिए, इनको पोजीशन वेक्टर बना लीजिए। जैसे ये 2 दिया है तो क्या लिख सकते हैं, 2i 0j और -3k, ये यक्स है, ये वाई है, ये जेड है। उसी तरह ये क्या हो गया, 2i कैप -2j कैप -2k कैप, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आर वेक्टर आ जाएगा। पहले से फोर्स वेक्टर दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। अगर फोर्स का वेक्टर नहीं दिया होता तो इसको भी वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर, है ना। तो चलिए इसको आर, बिल्कुल इसका थोड़ा लंबा होगा तो हटाते हैं, फिर पूरा कर देते हैं कैलकुलेशन। चलिए तो इसको माइनस करते हैं, मान लीजिए आर इज इक्वल टू, ये हो गया 2i कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप, वो वहाँ यहाँ से देखिए, और यहाँ पे -3k कैप, और यहाँ आर नॉट, इसको R1, इसको आर नॉट ले लेते हैं क्योंकि ये ओरिजिन से है ना, इसलिए इसका हो गया 2i कैप -2j कैप -2k कैप। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, R1 माइनस आर नॉट, ठीक है। तो इनको माइनस कर दीजिए, यहीं पे है। तो ये क्या आएगा, आई का आई के साथ माइनस होगा, जे जे के साथ, तो ये 2 - 2, ये तो कैंसिल ही हो गया, 0। और ये 0 -2 यानी 2j कैप, और यहाँ -3 माइनस, और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3, और ये +2, यानी ये हो जाएगा आपका -k कैप, ठीक है। तो -2j कैप -k कैप, ये आ गया। अब उसके बाद सीधे सीधे टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर कितना है, j कैप -k कैप, और एफ कितना है, ये है एफ। ये सिंपल ही है, बस कैलकुलेशन है। तो 4i, जिसका प्रैक्टिस रहेगा वो बहुत तेज कर देगा, 4i प्लस 5j कैप -6k कैप। अब ये आ गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट, और ये मैंने बताया हुआ है कि कैसे करना है, ठीक है, सेपरेट ही। अब यहाँ पे 0, अगर कोई सोच रहा है कि आई सर नहीं दिया है तो आई को 0i के साथ ले लो, 0i प्लस। अब इधर भी तीनों टर्म, इधर भी तीनों टर्म, और ये तीनों टर्म मैंने बताए हुए हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या मोमेंट ऑफ फोर्स, क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर वाला जो था वो नीट 2018 में आया हुआ था, ये नीट 2015 में। A force F is equal to alpha I plus 3j plus 6k is acting at a point R is equal to 2i minus 6j minus 12k. The value of alpha for which the angular momentum about the origin is conserved. देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता था कि एफ नेट अगर जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल। उसी तरह से इफ टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। If tau net is equal to 0, then
एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है एम वी आर, एक ये फॉर्मूला पार्टिकल के लिए, अगर कोई एम मास का पार्टिकल दिया हो और आर डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो अगर रोटेट कर रहा हो तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई कंटिन्यूअस मास हो तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसके लिए भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और फॉर्मूला होता है वेक्टर के टर्म में, आर क्रॉस पी, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम को इसीलिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, आर क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब ये है कि टॉर्क नेट जीरो होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम अगर उन्होंने कंजर्व कह दिया, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल, और एल आई एल फाइनल कब होगा? जब टाउ नेट क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो देखिए, आपको फोर्स दे रखा है, आपको ये आर दे रखा है, तो फोर्स और आर आर मल्टीप्लाई करिए, उसको जीरो को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, जैसा कि हम लोग पीछे ही पढ़े अभी कि टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ऐसा। तो टॉर्क तो हमारा जीरो है क्योंकि उसने बोला है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला कि टॉर्क जीरो है, इसने बोला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। मतलब बच्चे अपने से समझ जाएं कि जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो टॉर्क जीरो होगा, तो इसको जीरो ले लीजिए इधर, आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ आप कर लीजिए जैसा कि मैंने बताया, उसी को जो करेंगे आप आर क्रॉस एफ, जैसा कि अभी जस्ट मैंने इसीलिए पहले ही कैलकुलेशन कर दिया है सारे क्रॉस प्रोडक्ट। जब आर क्रॉस एफ करेंगे उसी सिमिलर प्रोसेस से, वीडियो पीछे जाके देख लीजिए, तो उसमें एक अल्फा अननोन रहेगा और इधर जीरो है ही, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। आर क्रॉस एफ इसीलिए मैंने ए क्रॉस भी पहले ही आप लोगों को बता दिया, क्योंकि मैं जानता था कि बार बार कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, तो मैंने तरीका इसका बता दिया। तो भी रेस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भी रेस कर देते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v naught at radius r naught. The mass is attached to a string. देखिए यहाँ पे ये होल है जिसके अबाउट, जहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है वो बंधी हुई है, और ये स्ट्रिंग है, ये मास है m, और ये रेडियस है r नॉट। यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, यहाँ v नॉट वेलोसिटी है at radius r naught. The mass is attached to a string which passes through a smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r naught by 2. The final value of the kinetic energy. देखिए ये ऐसा कह रहा है, यहाँ पे डायग्राम देखते हैं कि जैसे पहले आर नॉट पे जो ये एम मास रोटेट कर रहा था, तो किसी रीजन बस अंदर जो भी हुआ हो, ये जो स्ट्रिंग है ये थोड़ी सिकुड़ जाती है ना, आर नॉट से। सिकुड़ना नहीं कहेंगे, सिकुड़ा ना कहेंगे तो वो टेंशन जीरो लगेगा आपको। मतलब ये जो स्ट्रिंग जो आर नॉट पे है वो अब आर नॉट बाई टू, मतलब इसके हाफ पे आ जाता है ना। कुछ ऐसा अंदर प्रोसेस होता है, जो भी है इंटरनली है, आर नॉट बाई टू पे ये रोटेट करने लगता है, हाफ, ये जो रेडियस है इसका हाफ पे रोटेट करने लगता है। टेंशन इतना बढ़ गया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि वो रस्सी जो है इस थोड़ी छोटी हो गई, आर नॉट बाई टू पे हो गई। तो अब ये कह रहे हैं कि इस केस में आप यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वी फाइनल, उससे आप काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने का मतलब फाइनल वेलोसिटी आनी चाहिए यहाँ पे। जब एक बार फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। जब एक बार फाइनल वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, और ये जो फाइनल वेलोसिटी उसको रख देंगे, आ जाएगा। तो मेन पर्पज है हम लोग का फाइनल वेलोसिटी निकालना। अब बात है कि फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लग रहा है, नेट टॉर्क कुछ भी बाहर से लग रहा है, कुछ भी नहीं, जो भी हो रहा है अंदर हो रहा है। इंटरनल लगने का मतलब ये हुआ, इंटरनल लगने का मतलब ये हुआ
ये आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाइए, इससे हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। इनिशियल में एंगुलर मोमेंटम क्या था, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। कोई भी एम मास का पार्टिकल अगर आर डिस्टेंस पे अगर रोटेट कर रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। तो इनिशियल का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, मतलब इनिशियल का मास, इनिशियल की वेलोसिटी, इनिशियल का रेडियस, एम वी आर। फाइनल का एंगुलर मोमेंटम मतलब फाइनल का मास, फाइनल की वेलोसिटी और फाइनल का रेडियस। तो देखिए इनिशियल का मास m है, इनिशियल की वेलोसिटी v नॉट है, वो उसने दे रखी है। इनिशियल का r कितना है, r नॉट है। फाइनल का मास, भाई मास तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो फाइनल का मास भी m है। फाइनल की वेलोसिटी ये ही हमको फाइंड आउट करना है। और फाइनल का रेडियस, फाइनल का रेडियस जो है देखिए r नॉट बाई 2 हो गया है, यहाँ पे r नॉट बाई 2 रख दीजिए। ठीक है, देखिए मास मास कैंसिल हो गया और ये r नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v फाइनल इज इक्वल टू, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2v नॉट, ये आ गया। अब जब फाइनल वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, ये हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी कितना आई 2v नॉट का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4v नॉट, यानी हाफ और यहाँ पे 4mv नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का 4 ये हो जाएगा। तो ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब ये देख लेते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2mv नॉट स्क्वायर। अब देखते हैं कि सर क्या है, तो 2mv नॉट स्क्वायर ये आंसर होगा। ये जो है ये ऑप्शन सही है, 2mv नॉट। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along. जब कोई मास एक रोटेट कर रहा है एक प्लेन में, तो इसका जो फिक्स्ड पॉइंट है, अबाउट ए फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई मास जो है रोटेट कर रहा है किसी प्लेन में ऐसे, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन द लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा फोर। सबसे पहले इसमें भी डायरेक्शन, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है तो कोई फॉर्मूला याद कर लीजिए, आर क्रॉस पी। मैंने अभी जस्ट पहले लिखा था इसको, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। तो जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, कोई भी किसी भी तरह का क्रॉस प्रोडक्ट हो, उसका डायरेक्शन कहाँ होता है, कि प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब अभी बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है वो किन के परपेंडिकुलर होता है, इन दो वेक्टर के। बताया था ना ए क्रॉस बी में, कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है और ये आर है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, इस आर के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ जो वी है उसके भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पी में क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी तो होता है। तो इसमें अब ऑप्शन मिला लीजिए, ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, तो एंगुलर मोमेंटम होगा अलोंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सिंपल, जहां ये आ गया ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वहीं तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, 21 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए स्मॉल मास अटैच टू ए स्ट्रिंग rotates on a frictionless table top as shown if the tension in the string is increased by pulling the string causing the radius of the circular motion decrease by factor 2 the kinetic energy। अभी जो मैंने पीछे r नॉट और r नॉट बाई 2 वाला जो क्वेश्चन किया वो सेम क्वेश्चन यही है। तो मतलब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जेई मेंस का क्वेश्चन था नीट में आ गया, तो पहले जेई मेंस उधर नीट में बाद में आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि नीट वालों को जो उनके लेवल का है वो जेई मेंस के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। तो अब ये नहीं है कि ये करने के बाद अब जेई मेंस करने जाओ, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन सफिशियंट है, 35 ईयर्स के क्वेश्चन है। अगर इसको अच्छे से कर लिया, कंसेप्ट अगर दिमाग में बन गया तो इससे बाहर नहीं आएगा। मेन बात है कॉन्सेप्ट बनना। ये बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग अ पोजीशन वेक्टर आर एंड टाउ विद द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ओरिजिन, देन ऑप्शन में क्या है, आर एंड टाउ। तो देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ सीधे, टॉर्क, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से ही लिख, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना। तो देखो जब टॉर्क आर क्रॉस हो मतलब आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है, और यहाँ पे किसका प्रोडक्ट दे रखा है भाई, आर और टाउ का और एफ और टाउ का। तो आर और टाउ का, तो देखो इमेजिन करो ये आर है, और ऐसे आर के परपेंडिकुलर एफ लगेगा, ये बना देता हूँ, वो भी परपेंडिकुलर ही था। आर के परपेंडिकुलर एफ लगेगा तो ये रोटेट करता है, ठीक है, तभी टॉर्क लगता है भाई। टॉर्क तभी लगेगा जब आर और एफ आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तभी टॉर्क होगा। मैंने पहले ही बताया, आर और एफ हमेशा क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। आर और एफ हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए इनके बीच। अब ये कह रहे हैं कि आर और टाउ का डॉट प्रोडक्ट बताइए, ये बोल रहे हैं ना, आर और टाउ। तो देखो आर डॉट टाउ, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, आर 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 टाउ कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो देखिए आर और टाउ के बीच में एंगल कितना है, देखो आर तो ये है, और टाउ क्या होगा, टॉर्क। टॉर्क हमेशा बोला ना आर और एफ के परपेंडिकुलर होता है, इस क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके और इसके परपेंडिकुलर। तो ये जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा ये तो आर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टॉर्क हमेशा आर और एफ के परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि आर टाउ के परपेंडिकुलर होगा, तो आर टाउ कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 जीरो होता है, मतलब ये जीरो, मतलब आर टाउ 90 हो जाएगा। अब उसी तरह देखो एफ और टाउ, तो एफ डॉट टाउ भी करेंगे तो ये भी होगा एफ कॉस थीटा, एफ टाउ कॉस थीटा। और एफ और टाउ, ये जो एफ है और टॉर्क तो हमेशा इसके भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में बोलता ही है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। तो फिर से लिखेंगे एफ टाउ कॉस 90। ये सब देखो रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, रोटेशन से ज़्यादा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन समझना जरूरी है, क्रॉस प्रोडक्ट समझना जरूरी है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन समझना जरूरी है। और इसको मैंने थोड़ा जल्दी में ही लेकिन सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, तो उसको बार बार देखो समझो, अगर फिर भी ना समझ में आए तो मैसेज करो। तो देखो ये 90 हो गया, तो इसको भी जीरो लिख दो, तो यानी कि एफ डॉट टाउ भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कुल मिला के दोनों जीरो होने चाहिए, जीरो जिनमें है वो आंसर सही है, तो ये सही है, ये सही है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिकल, हाँ, तो तब तक क्लीन कर दें। A particle of mass m moves in the xy plane with a velocity v along the straight line AB. If the angular momentum of the particle with respect to origin O is LA when it is at A and LB when it is at B, then इसमें LA बराबर तो LB होगा, देख रहे हैं क्या। ये पार्टिकल m मूव्स इन द xy प्लेन, इसी xy प्लेन में, चलो इसी xy प्लेन में जब भी कोई क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले डायग्राम फ्रेम करने की कोशिश करो अगर पॉसिबल है तो। इससे क्या होता है कि थोड़ा जो भी डेटाज है और जो भी एग्जाम क्वेश्चन है उसका थोड़ा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाता है माइंड में। कोई पार्टिकल एम मास का है और वो इस पे मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में विथ वेलोसिटी भी, इसकी वेलोसिटी भी है इधर along the straight line, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ए बी। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, मान लो यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, क्योंकि ओरिजिन से एक्स वाई प्लेन था, एक्स वाई प्लेन है इसलिए मैंने ऐसे बनाया। अगर केवल एक्स डायरेक्शन का था तो मैं ऐसे मूव कराता, केवल वाई डायरेक्शन बोलता तो ऐसे मूव कराता, लेकिन उसने क्या बोला कि एक्स वाई प्लेन में है, ये डिलीट
तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, क्या बता रहा था? हाँ, यहाँ पे ओरिजिन है। हाँ, मैं बोल रहा था कि एक्स वाई प्लेन में एक साथ बोला है, इसलिए मैंने इधर मूव करा दिया इसको। अब ये कह रहा है कि ओरिजिन ओ के अबाउट क्या कर रहा है ये, रोटेट कर रहा है व्हेन इट इज एट ए। अच्छा, इसी पे एक पॉइंट ए ले लो। अच्छा, इसी पे एक पॉइंट ए ले लो और इसी पे एक पॉइंट बी ले लो। जब यहाँ पे तो इस पॉइंट के अबाउट जो हम लोगों निकालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द लाइन। तो ए एल बी व्हेन इट इज एट बी देन, तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम निकलेगा ये तो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि रेडियस पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं ये, है ना, क्योंकि एल बराबर होता है आई ओमेगा। तो जो आई है एम भी आर, आई डिपेंड, ये जो आई ओमेगा है दोनों के लिए सेम हो जाएगा, और कुछ तो सिग्मा से वेलोसिटी बी, the angular momentum of the particle with respect to O, LA, when it is at A, and LB it is at B, then LA is equal to LB इसमें होगा। और आई ओमेगा अगर हम बात करें, आई चेंज तो नहीं हो रहा है, एम आर स्क्वायर तो चेंज, ओमेगा चेंज नहीं हो, आई चेंज हो रहा है। तो देखें, और इसके अबाउट निकालेंगे तो ये इसका आर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कर लेंगे, आर हो जाएगा। तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे एम भी आर लग जाए, यहाँ एम है, यहाँ का भी उसी हिसाब से आर का, तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं कहीं, इस सन का है, 2007 का है, रुको गूगल पे चेक। हाँ सही है, एल इज इक्वल टू एल ए इज इक्वल टू एल बी होगा, क्योंकि इसमें देखो एम बी आर जो होगा ना, तो यहाँ पे जो वी होगा और यहाँ पे जो आर होगा उसी रेशियो में यहाँ भी वी और आर होंगे, भी चेंज होगा यहाँ पे और आर भी चेंज होगा, लेकिन इसी रेशियो में चेंज होंगे कि ये प्रोडक्ट जो है सेम ही रहे हमेशा, ठीक है ना, जैसे आर बढ़ा तो भी घट जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ, तो ये प्रोडक्ट सेम रहेगा ना, क्योंकि ये इस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, दूसरा जो मैं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा की बात कर रहा था, तो उसमें आई इज इक्वल टू जे एम आर स्क्वायर, उसी में मैं कंफ्यूज था। तो उसमें भी जो हम लोग अगर परपेंडिकुलर आर लेने लगेंगे तो फिर यहाँ पे भी हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो उस केस में भी सेम ही आएगा, ठीक है, तो इसका सेम होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हाँ, इसको फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स एफ इज इक्वल टू एक्टिंग एटम, ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया। क्या है ये, फिर से वही, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, फिर से जो वही बताया था पीछे। करने लगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। देखो, यहाँ पे ये एफ की वैल्यू दे रखी है वेक्टर, और ये आर की वैल्यू दे रखी है। जैसे मैंने बताया कि दो वेक्टर का कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, बस कैलकुलेशन है, कर डालो इसको, ये भी होमवर्क। अब ये आया 25 और 26, फिर उसके बाद टॉर्क का पार्ट थोड़ा ख़त्म हो जाएगा इसमें।
व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स एफ इज इक्वल टू दिस एक्टिंग एट, फिर से देखो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे देखो ये फोर्स और ये आर, सिमिलर सिमिलर बिल्कुल सिमिलर, केवल डेटा अलग अलग है। देख लो कितना रिपीट हो रहा है, मतलब 95 का जो क्वेश्चन किया है उसको सिमिलर एकदम, केवल डेटा इधर उधर हो रहा है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर इतने क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लो विथ कॉन्सेप्ट फीलिंग के साथ, तो फिर कंसेप्ट अगर एक बार बन गया तो फिर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 5 इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल टू 3√2 इन द x o y प्लेन along the y is equal to x plus 4 the magnitude of the angular momentum of the particle। ठीक है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। क्वेश्चन सही है ये। 5 मिनट के लिए सोचो कि क्वेश्चन क्या है। चलो देखते हैं। पार्टिकल जो है अब ये कह रहा है कि एक्स ओ वाई प्लेन में मूव कर रहा है, वाई इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा एक्स वाई प्लेन, तो आसानी रहेगी। अब ये लाइन जो है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? देखो लाइन ड्रॉ करना है तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखो, वाई इज इक्वल टू 4 आएगा। मतलब जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ जहाँ 4 हो कहीं, यहाँ से लाइन शुरू होगी। ये है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, जैसे होता है ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 में m की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है ना, यानी tan थीटा 1 हो गया, है ना, होता है ना ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही जो होता है ये क्या होता है? स्लोप, लाइन का स्लोप होता है, यहाँ से एंगल पता चल जाएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ के छोटे छोटे। तो m जो है 1 दे रखा है, तो 1 दे रखा है तो भैया स्लोप दे रखा है, मतलब tan थीटा दे रखा है। स्लोप मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा कितना दे रखा है? 1। और जब tan थीटा 1 हो तो थीटा मतलब 45 डिग्री। तो मतलब ये कहने का कि ये यहाँ से 45 डिग्री पे है। चलो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। फिर उसके बाद क्या है, कह रहे हैं कि v जो है 3√2 है। कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो घिच पिच हो जाएगा उसी में। अब इसी पे कह रहे हैं कि वो जो v की वैल्यू है वो 3√2 है, इसी v से वो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। अब ये कह रहे हैं कि ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो ये मान लो ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ से 4 डिस्टेंस पे लाइन जा रही है ना, क्योंकि लाइन का इक्वेशन पहले ही पता है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो देखो यहाँ सिंपल से समझते हैं, इस पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो मैंने क्या बोला था अभी, जब कि L इज इक्वल टू जो होता है एम भी आर, उसमें आर और भी हमेशा क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर नहीं भी है तो कंपोनेंट रिजॉल्व करके ले आओ। जैसे L में भी और आर परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसी तरह टॉर्क में आर और एफ परपेंडिकुलर होने चाहिए। यहाँ पे जो भी है, भी का ये वाला कंपोनेंट हमको चाहिए। तो देखो ये भी जो था ये 45 डिग्री पे है, तो ये कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3√2, यानी v डैश इज इक्वल टू v cos 45, यानी v डैश मतलब इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा 3√2 cos 45। ठीक है, 3√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये √2 कैंसिल, तो केवल v बचेगा। ठीक है ना, समझ में आया? यहाँ पे ये v इस डायरेक्शन में था, तो इसका कंपोनेंट हम इधर तोड़ेंगे ताकि ये इसके परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है क्या? एंगुलर मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। तो वहां से इसकी दूरी जो r है, r के परपेंडिकुलर होना चाहिए v। ये v जो आया हमारा रिजॉल्व होके आया ये 3 ओनली। अब लगा दो एम भी आर। यहाँ पे देखो L इज इक्वल टू एम भी आर। एम भी आर क्या हो जाएगा? m क्या है? m दे रखा है 5 यहाँ पे, और v क्या आया हम लोगों का 3, v आ गया 3। r की वैल्यू कितनी आई? r कितना है? ये r, ये 4 है तो 4 लिख दो। ये कितना हो गया? 4 12 25 60, ये हो गया तुम्हारा 60 यूनिट। ये आंसर होगा 60 यूनिट। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो देखो, फिर भी समझ में नहीं आया मैसेज करो, है ना, लेकिन मैसेज का जो ऑप्शन है वो लास्ट का रखो। ठीक है, चलो